Hello students, I am Dr. Sarita Khandelwal, असिस्टेंट प्रोफेसर इन केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट एमीन्स की प्रॉपर्टीज़ देखेंगे, जिसमें सबसे पहले हम देखते हैं स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ एमीन्स। बच्चों, जो एलिफेटिक एमीन्स होते हैं उसमें अगर हम नाइट्रोजन के हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो नाइट्रोजन अमोनिया की अगर सबसे पहले हम, क्योंकि आपको पता है कि अमोनिया में सब्स्टिट्यूशन से एमीन्स प्राप्त होते हैं, तो अगर मैं अमोनिया की स्टीरियोकेमिस्ट्री की बात करूँ तो जो नाइट्रोजन होता है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जिसमें जो उसकी चार जो वैलेंसी है उसमें 3 तो हाइड्रोजन से सेटिस्फाई होती है और एक लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। तो आपको पता है कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। ठीक है, अब टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री का जो आइडियल बॉन्ड एंगल होता है वो तो 109 डिग्री होता है, लेकिन जो अमोनिया मॉलिक्यूल होता है उसमें 160 डिग्री पाया जाता है, क्योंकि अमोनिया में आइडियल कंडीशन तो है नहीं, क्योंकि इसमें एक लॉन पेयर भी प्रेजेंट होता है और लॉन पेयर बॉन्ड पेयर में जो रिपल्शन होता है उसकी वजह से बॉन्ड एंगल घटकर 160 डिग्री रह जाता है। तो ये तो हो गया सिंपल अमोनिया मॉलिक्यूल है उसकी स्टीरियो केमिस्ट्री। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और जो ज्योमेट्री होती है वो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है और बॉन्ड एंगल होता है वो 160 डिग्री होता है। अब अगर मैं जो अमोनिया मॉलिक्यूल है उसके दो हाइड्रोजन को दो एल्काइल ग्रुप, डिफरेंट एल्काइल ग्रुप से रिप्लेस कर दूं तो आपके पास नाइट्रोजन के पास चार जो चीज़ें बची, एक तो लॉन पेयर बचा, एक हाइड्रोजन बचा और दो डिफरेंट एल्काइल ग्रुप बचे। ठीक है, तो हम ये मान सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है वो एसिमेट्रिकल हो गया, क्योंकि इसके जो चारों जो बैलेंसी है वो अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट से सेटिस्फाइड है। तो अब तो इसे ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखानी चाहिए। बच्चों, ये थोड़ा बेसिक चीज़ें हैं कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म कब दिखाई जाती है, ये आप स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको इतना पता है कि अगर टेट्राहेड्रल में ए बी जैसे सेंटर एटम से चार अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हुए हैं तो टेट्राहेड्रल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखाने लग जाते हैं। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हमने अलग अलग से कर दिया तो दिखानी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है, ये ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं दिखाते हैं या ये इनके एनेंशियोमर को हम सेपरेट नहीं कर पाते हैं। जब हमने इसकी स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडी की तो पता चला कि जो इसके लॉन पेयर होते हैं, नाइट्रोजन पे जो लॉन पेयर होते हैं वो तेज़ी से अपना ओरिएंटेशन चेंज करते हैं। मतलब ये बात मान लीजिए कि 2 की पावर 2 × 10 की पावर 11 पर सेकेंड, मतलब इतनी तेज़ी से उनका ओरिएंटेशन चेंज होता है। आप ये एग्जांपल देखिए, ये एक ज्योमेट्री हो गई। अगर मैं इसके एनेंशियोमर की बात करूँ तो ये होना चाहिए एनेंशियोमर, ये मिरर इमेज हो गई एक दूसरे की, पर क्या होता है ये इतनी तेज़ी से इनमें चेंजेस होता है कि ये इसमें कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि लॉन पेयर का बहुत तेज़ी से अभिविन्यास चेंज होता रहता है। तो इस चीज़ को जो कहते हैं अभिविन्यास चेंज होने को, उसे हम पिरामिडल इन्वर्जन कहते हैं। अमोनिया की जो स्ट्रक्चर होती है वो टेट्राहेड्रल रहती नहीं है, वो पिरामिडल हो जाती है, आइडियल टेट्राहेड्रल नहीं रहती है। जो मैंने पहले बताया था वो आइडियल तो टेट्राहेड्रल होनी चाहिए, लेकिन होती क्या है, पिरामिडल, और इसमें तेज़ी से लॉन पेयर चेंज हो रहा है तो इसे हम पिरामिडल इन्वर्जन कहते हैं। ठीक है, तो इस वजह से अगर आपसे कोई पूछे कि जो अमोनिया या अमीन्स होते हैं वो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म क्यों नहीं प्रदर्शित करते हैं, तो आप उन्हें क्या समझाएंगे, पिरामिडल इन्वर्जन समझाएंगे और बताएंगे कि लॉन पेयर होता है उसके अभिविन्यास में इतनी तेज़ी से चेंजेस होता है कि दो एनेंशियोमर को सेपरेट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब ये देखिए कि ये किस तरह से होता है। ये sp3 संकृत पिरामिडल मॉलिक्यूल हो गया। अब पहले तो ये sp2 हाइब्रिडाइज प्लेनर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है और फिर इसका इन्वर्जन हो जाता है। आप देखिए इन्वर्जन है, ये यहाँ से होके उल्टा होके यहाँ पहुँच गया तो हम इसे इन्वर्जन कह सकते हैं। तो जिस तरह से वॉल्डन इन्वर्जन होता है जो कि SN2 रिएक्शंस में आप पढ़ते हैं कि पहले प्लेनर एक इंटरमीडिएट बनता है, तो उसी तरह पिरामिडल इन्वर्जन में भी एक प्लेनर sp2 हाइब्रिड इंटरमीडिएट बनता है। तो ये तो हो गया पिरामिडल इन्वर्जन। तो जो
अमीन्स होते हैं उसमें पिरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है। अब अमीन्स में पिरामिडल इन्वर्जन क्यों पाया जाता है? क्योंकि एमीन्स में पिरामिडल इन्वर्जन के लिए बहुत ही कम एनर्जी 6 किलो कैलोरी पर मोल की आवश्यकता होती है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे उपलब्ध हो जाती है, इसीलिए इसमें पिरामिडल इन्वर्जन पाया जाता है और इसके एनेंशियोमर्स को सेपरेट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पिरामिडल इन्वर्जन ऑफ एमीन्स पे एक शॉर्ट नोट आ सकता है, तो आपको ये लिखना आना चाहिए। ये जो आपको ये दे रखी है मैकेनिज़्म, ये पता होनी चाहिए। तो ये हो गया एमीन्स का पिरामिडल इन्वर्जन। अब हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी एमीन्स। बच्चों, एलिफेटिक अमीन को बनाने के जितने भी मेथड्स हैं उसमें हमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अमीन्स का मिक्सचर मिलता है, और कई बार तो अमोनियम सॉल्ट भी मिलता है। ठीक है, तो अब एक साथ आपको ये सारी चीज़ें मिल गई, लेकिन आपको तो इनको सेपरेट करना ज़रूरी है। हो सकता है आपको सिर्फ प्राइमरी अमीन्स चाहिए, हो सकता है टर्शरी अमीन ही चाहिए, तो आपको इन्हें सेपरेट करना आना चाहिए। इनको सेपरेट करने की कुछ मुख्य विधियाँ हैं जिनको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये सबसे उत्तम विधि है और इंडस्ट्रियल उसमें इसको काम में लिया जाता है। दूसरा है हिंसबर्ग मेथड। इस विधि में अमीन्स का जो मिश्रण है उसकी रिएक्शन पैराटोलुइन सल्फोनिक क्लोराइड के साथ कराई जाती है। ये अमीन हो गया, ये है पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड, इसके साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है। उसके बाद जो हमें मिलता है, आपने जब अमीन्स की रिएक्शन पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से कराई तो आपको ये मिल गया। इसकी रिएक्शन जब हम KOH से कराई जाती है, तो इस की रिएक्शन जब KOH से कराई जाती है तो हमें जो ये सल्फोनिल क्लोराइड से जो प्रोडक्ट मिला था उसका सॉल्ट मिल गया, पोटेशियम सॉल्ट। तो प्राइमरी अमीन में आपको पता है नाइट्रोजन के पास 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। एक हाइड्रोजन तो सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन कराने में काम आ गया और दूसरा हाइड्रोजन KOH के साथ काम आ गया। तो जब प्राइमरी अमीन की रिएक्शन कराई जाती है तो सल्फोनिल क्लोराइड से रिएक्शन होती है और फिर उसका सॉल्ट हमें मिलता है KOH का। जब हम सेकेंडरी अमीन से रिएक्शन करते हैं तो सेकेंडरी अमीन सल्फोनिल क्लोराइड से तो रिएक्शन करवा लेंगे एक, क्योंकि इनके पास एक हाइड्रोजन है तो रिएक्शन हो जाएगी और NN डाई अल्काइल सल्फोनामाइड बन जाता है। लेकिन चूंकि इसके पास एक हाइड्रोजन था वो तो यूज़ हो गया, अब कोई हाइड्रोजन है ही नहीं नाइट्रोजन पे, तो ये KOH से रिएक्शन नहीं करते। तो सेकेंडरी अमीन की जो फर्स्ट स्टेप में ही रिएक्शन ख़त्म हो जाती है। सेकेंड स्टेप जिसमें KOH से रिएक्शन करने पर पोटेशियम सॉल्ट बनता है वो नहीं होती है। ठीक है, और जो थर्ड डिग्री जो अमीन्स होते हैं उनके पास चूंकि नाइट्रोजन के पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं है तो ये पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री इन तीनों की रिएक्शंस पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ अलग अलग होती है। क्षारीय विलयन का जब आसवन करते हैं तो टर्शरी अमीन आश्रित होते हैं सबसे पहले, फिर उसे छान लेते हैं। छन्नित में हमें प्राइमरी अमीन सल्फोनामाइड का लवण होता है, वह ऊपर ठोस जो सेकेंडरी अमीन से हमें सल्फोमाइड मिलता है वो मिलता है। ठीक है, फिर इन्हें प्राप्त करने के लिए H2SO4 या 20% HCl के साथ रिफ्लेक्स किया जाता है। ठीक है, मतलब आपने देखा कि टर्शरी अमीन तो कोई रिएक्शन कर ही नहीं रहे, तो वो तो पहले सबसे पहले उनका डिस्टिलेशन हो जाएगा। आपको मिला सेकेंडरी अमीन और प्राइमरी अमीन से बनने वाले कंपाउंड। तो जो सेकेंडरी अमीन से सल्फोनामाइड बनता है वो ठोस होता है, उसको अलग कर लेंगे। आपको फाइनली क्या मिल गया? 1 डिग्री अमीन से बनने वाला सॉल्ट। ठीक है, उसकी हम हाइड्रोलाइसिस करा देते हैं H2SO4 या HCl से, तो हमें प्राइमरी अमीन वापस फ्री फॉर्म में हमें मिल जाता है। ये देखिए सेकेंड प्राइमरी अमीन से जो मिला उससे हमने जब इसकी हाइड्रोलाइसिस HCl से कराई तो हमें प्राइमरी अमीन मिल गया, और यहाँ पे भी जो ठोस सेकेंडरी अमीन मिला था उसको भी हमने HCl से हाइड्रोलाइसिस करवा के हमने सेकेंडरी अमीन प्राप्त कर लिया। तो ये मेथड था कि किस तरह से पैराटोलुइन सल्फोनिल क्लोराइड से 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री अमीन को सेपरेट किया जाता है। हॉफमैन मेथड ये दूसरा मेथड है और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस विधि में अमीन जो होता है उसकी रिएक्शन डाइथाइल ऑक्जेलेट से करवाई जाती है।
ठीक है। तो जो 1 डिग्री अमीन होते हैं वो जो प्रोडक्ट बनाते हैं वो सॉलिड होता है। ये आपने 1 डिग्री की रिएक्शन देखी और आपको सॉलिड डाई अल्काइल ऑक्सामाइड मिला, ठीक है। फिर जब 2 डिग्री की रिएक्शन कराते हैं तो आपको एक ऑयली लिक्विड मिलता है। देखिए 2 डिग्री से रिएक्शन कराने पर NN डाई अल्काइल ऑक्जेमिक एस्टर की प्राप्ति होती है और ये आपको एक ऑयली लिक्विड की फॉर्म में मिलता है। जबकि जो 3 डिग्री होता है वो कोई रिएक्शन ही नहीं करता है डाइथाइल ऑक्जिलेट से। तो आपने देखा कि जब डाइथाइल ऑक्जिलेट से रिएक्शन कराई जाती है तो 3 डिग्री तो कोई रिएक्शन ही नहीं कर रहा, और जो 1 डिग्री और 2 डिग्री से जो हमें प्रोडक्ट मिलते हैं वो बिल्कुल अलग अलग फिजिकल स्टेट में मिलते हैं। 1 डिग्री से सॉलिड मिलता है और 2 डिग्री से ऑयली लिक्विड मिलता है। तो जब हम इनको डिस्टिलेशन करते हैं तो सबसे पहले 3 डिग्री अमीन डिस्टिलेट हो जाएंगे। अब जो बचा उसमें हम डायल्काइल ऑक्सामाइड और डायल्काइल ऑक्सेमिक एस्टर को सेपरेट कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ठोस है और एक ऑयल है, ये तो आप अलग से सेपरेट हो जाएंगे। अब उससे हमें अपने अमीन्स को वापस रिकवर करना है तो हम इसकी QH से रिएक्शन करवाएंगे। तो आप देखिए QH से रिएक्शन करा के प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन हमें फिर से मिल गए। तो इस तरह से आप पहले डाइथाइल ऑक्जिलेट से रिएक्शन करवा के पहले तो तीनों को अलग अलग तरह के नेचर के कंपाउंड्स में बदल लेंगे, फिर डिस्टिलेट करते जाएंगे और लास्ट में हमें वापस अमीन चाहिए तो KOH से हाइड्रोलाइसिस करवा देंगे। तो ये बच्चों 2 मेथड थे जिससे कि हम लेबोरेटरी में 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब हम कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल फीचर्स देखेंगे जो कि इसकी बेसिसिटी को प्रभावित करते हैं। कि जो नाइट्रोजन है, आपको पता है कि बेसिक नेचर का होता है क्योंकि इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है और ये लोन पेयर किसी भी प्रोटॉन को या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉइटी को दे सकता है। तो यही कारण है कि जो एमीन्स होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं। तो अब किस किस बात पे बेसिक नेचर प्रभावित होता है, किस किस बात से, हम उनको देखते हैं। पहला है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट, जो कि मैं पहले डिस्कस कर चुकी हूँ कि अगर +I इफेक्ट होगा तो बेसिसिटी बढ़ जाएगी क्योंकि वो लोन पेयर की उपलब्धता को बढ़ा देते हैं, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल है, आप देखिए इसमें +I सबसे ज़्यादा है, फिर इसमें है, फिर इसमें है, बेसिसिटी से ऑर्डर में कम हो रही है। इसमें भी +I सबसे ज़्यादा है तो, और फिर इसमें है, इसमें सबसे कम है। तो +I के आधार पे आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे +I कम हो रहा है बेसिसिटी कम हो रही है। मैंने ये बताया था कि एनिलीन में बेसिसिटी कम होती है एरोमेटिक अमीन्स में, क्योंकि जो लॉन पेयर होते हैं वो बेंजीन रिंग होती है उसमें कंजुगेशन में काम आ जाते हैं। तो जैसे जैसे बेंजीन रिंग की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे बेसिसिटी और कम हो जाती है। एनिलीन की कंपैरिजन में अगर मैं इस मॉलिक्यूल की बात करूँ तो इसमें 3 बेंजीन रिंग है, तो ऑब्वियसली एनिलीन की तुलना में इसकी बेसिसिटी और भी कम होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि लॉन पेयर 3 रिंग में जाने की उनकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होगी। अब दूसरी हम बात करते हैं स्टेरिक इफेक्ट। बेसिसिटी सिर्फ +I इफेक्ट से प्रभावित नहीं होती है, स्टेरिक इफेक्ट से भी प्रभावित होती है। फॉर एग्जाम्पल आप इस एग्जाम्पल को लीजिए, मिथाइल अमीन और ट्राइथाइल मिथाइल अमीन। यहाँ पे 8 +I ग्रुप है और यहाँ पे 3 +I ग्रुप है। अगर सिर्फ हम +I ग्रुप की +I इफेक्ट की बात करें तो इसकी बेसिसिटी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, जबकि आप देख रहे हैं कि प्रायोगिक तौर पे देखा गया कि मिथाइल अमीन की बेसिसिटी ट्राई मिथाइल अमीन से ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि सिर्फ +I इफेक्ट काम में नहीं करता, स्टेरिक इफेक्ट भी काम में करता है। अब आप देखिए इस मॉलिक्यूल में लॉन पेयर चारों तरफ से 3 बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है और यहाँ पे सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप से घिरा हुआ है। अब आप बताइए किस में आसानी से H+ लॉन पेयर के पास पहुँच पाएगा? प्रोटॉन। भाई बेसिसिटी क्या होती है? प्रोटॉन को या किसी मॉइटी को लॉन पेयर प्रोवाइड कराना, तो उसका इसके पास पहुंचना भी तो ज़रूरी है। अगर लॉन पेयर के पास जितनी ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो जाएगी है ना सब्स्टिट्यूएंट्स की, तो उतना मुश्किल हो जाएगा लॉन पेयर के पास पहुंचना। तो यहाँ पे मुश्किल है, ऑब्वियसली ट्राई मिथाइल अमीन में मुश्किल है, इसलिए ट्राई मिथाइल अमीन की जो बेसिसिटी होती है वो मिथाइल अमीन से कम होती है। तो टोटल बेसिसिटी क्या रहेगी वो दोनों का मिलकर डिसाइड होता है। +I इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, उससे मिलकर डिसाइड होता है कि फाइनली बेसिसिटी क्या रहेगी। इसी तरह देखिए इथाइल अमीन की बेसिसिटी ट्राइथाइल अमीन से ज़्यादा है, आइसोप्रोपाइल अमीन की बेसिसिटी डाई आइसोप्रोपाइल अमीन से ज़्यादा है,
और टर्शरी ब्यूटाइल अमीन की बेसिसिटी डाई टर्शरी ब्यूटाइल अमीन से ज़्यादा है। इन सब में ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि प्लस आई बढ़ने के साथ प्लस आई तो बढ़ा ही है, लेकिन स्टेरिक इफेक्ट इतना बढ़ गया है कि वो प्लस आई इफेक्ट का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा और कम स्टेरिक इफेक्ट वाले मॉलिक्यूल में बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये हो गया स्टेरिक इफेक्ट। अब हम सॉल्वेशन इफेक्ट देखेंगे कि सॉल्वेशन इफेक्ट का क्या प्रभाव पड़ता है बेसिसिटी पे। देखो बच्चों, जब अमीन होता है वो कोई प्रोटॉन ग्रहण कर लेता है, मान लो उसने अपने लॉन पेयर दे दिया, अपना बेसिक नेचर होने का काम पूरा कर लिया, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? क्वाटरनरी अमोनियम आयन में। ठीक है, नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है क्योंकि उसने लॉन पेयर दिया है, तो क्वाटरनरी अमोनियम आयन पे नाइट्रोजन पे एक पॉजिटिव चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज जो मोइटी होती है ये सॉल्वेंट द्वारा स्टेबलाइज हो जाती है। अब किसी आयन का साइज कितना बड़ा होगा, मतलब क्वाटरनरी अमोनियम आयन का साइज जितना बड़ा होगा, साइज किस पे डिपेंड करेगा? उसके एल्काइल ग्रुप जितने बड़े होंगे उसका सॉल्वेशन उतना कम होगा और वो उतना कम ही स्थायी होगा, तो उसके बनने के चांसेस भी कम होंगे। तो अगर क्वाटरनरी अमोनियम आयन बड़ा है तो उसका सॉल्वेशन कम होगा और उसका बेसिक नेचर कम होगा। तो सॉल्वेशन पे का भी इफेक्ट पड़ता है बेसिसिटी पे। तो बेसिसिटी, इंडक्टिव इफेक्ट और स्टेरिक इफेक्ट, इन तीनों इफेक्ट को मिलाकर किसी भी एमीन्स की बेसिसिटी प्रायोगिक तौर पे निर्धारित की जाती है। इस आधार पे एक टेबल आपको दिखाई दे रही है, एमीन्स का एग्जाम्पल दे रखा है और प्रायोगिक तौर पे इनकी बेसिसिटी दे रखी है। पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा होती है बेसिसिटी उतनी कम होती है। ठीक है, देखिए आप, सबसे ऊपर है डाइथाइल अमीन, इसकी पीके सबसे ज़्यादा है, इस लिस्ट में इसकी सबसे कम होगी। और सबसे नीचे है एनिलिन, इसकी पीके की वैल्यू सबसे कम, सॉरी बच्चों ये थोड़ी सी गलती हो गई, ये पीके की वैल्यू है, मतलब पीके की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी पीकेबी की वैल्यू उतनी कम होगी और बेसिसिटी उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पे इन लोगों को पीके की वैल्यू नहीं पीकेबी की वैल्यू देनी चाहिए। पीके की वैल्यू एसिड्स के लिए दी जाती है, तो यहाँ पे बुक में थोड़ी सी गलती दे रखी है। आप फिर भी कंफ्यूज मत हो, आप खुद देख सकते हैं डाइथाइल अमीन की सबसे ज़्यादा होगी और नीचे नीचे आते आते एरोमेटिक्स अमीन्स आने लग गए हैं और एरोमेटिक अमीन्स की आपको पता है बेसिसिटी कम होती है, तो ऊपर एलिफेटिक अमीन्स है उनकी बेसिसिटी ज़्यादा होगी। ठीक है ना, तो बेसिसिटी जो है अमीन्स की वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और ये जनरली एग्जाम्स में पूछी जाती है, इनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स पूछे जाते हैं, वहाँ पे आपको तीनों फैक्टर्स आपको करने होते हैं। अच्छा, अब आपके लिए एक होमवर्क है, आपको मैंने ये बेसिसिटी का ऑर्डर बताया है, अब आप सर्च करिए, अपनी बुक से सर्च करिए या नेट से सर्च करिए, आपको 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एमीन्स, मिथाइल अमीन्स और अमोनिया, इसी तरह 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री इथाइल समीन अमोनिया, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री आइसोप्रोपाइल अमीन और अमोनिया, इन चारों में बेसिसिटी का क्या ऑर्डर होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, ये देखिए आपको, मतलब मैं बता रही हूँ, मिथाइल एक तो हो जाएगा 1 डिग्री मिथाइल, आपको क्वेश्चन समझ में आ ही गया होगा कि आप 3 तरह के आपको एमीन्स देखने हैं। फर्स्ट में आपका 1 डिग्री में फर्स्ट जो एग्जाम सीरीज होगी उसमें मिथाइल एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा, सेकेंड सीरीज में इथाइल एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा और थर्ड सीरीज में आइसोप्रोपाइल एल्काइल सब्स्टिट्यूट होगा। 1 डिग्री होगा तो उसमें 1 मिथाइल होगा, 2 डिग्री में 2 मिथाइल, 3 डिग्री में 3 मिथाइल। तो इस तरह से आपको इन 3 सीरीज के लिए बेसिसिटी का ऑर्डर फाइंड आउट करना है और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसे आप सीरियसली अपनी कॉपी में करके नेट वेट से जैसे भी आप सर्च करना चाहें आप सर्च करके इसे फाइंड आउट करने की कोशिश करिए। तो आज हमने कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एमीन्स देखी, अगले लेक्चर में हम कुछ और इसकी अन्य महत्वपूर्ण बातें देखेंगे। तो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, आप ये करते जाइए, काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक यू स्टूडेंट्स।